बड़ी खबर इस वक्त की प्रतापगढ़ से। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। माफियाओं ने एसडीएम पर जानलेवा हमला किया। एसडीएम पर जेसीबी चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई। मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने ये एसडीएम गए थे। इस दौरान खनन माफिया का हमला। बाल बाल बचे धरियावद एसडीएम करतार सिंह। दांतलिया गांव के पास अवैध बजरी खनन हो रहा था। कार्रवाई के लिए टीम के साथ एसडीएम पहुंचे थे। 3 बार जेसीबी चढ़ाने का इन पर प्रयास किया गया। इसके बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। माफियाओं ने एसडीएम पर जानलेवा हमला किया है। धरियावद एसडीएम करतार सिंह, जिन पर जानलेवा हमला हुआ है, जेसीबी चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई। चंचल कुमार सहयोगी प्रतापगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंचल, क्या ये पूरा मामला अब इन खनन माफियाओं के खिलाफ क्या कोई मामला दर्ज करवाया गया है? जी सुमित, ये एसडीएम करतार सिंह जो है आज अभी 1 घंटे पहले दांतलिया गांव है उस तरफ पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तो रास्ते में यह सूचना मिली थी कि गांव के पास में ही अवैध रूप से बजरी का खनन हो रहा है। तो ये अपनी टीम के साथ में वहां पहुंच गए। जैसे ही ये वहां पहुंचे तो जेसीबी चालक जो था उसने इनके ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया। 3 बार उसने जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन तीनों बार एसडीएम बाल बाल बच गए। उसके बाद में दरियावद थाना पुलिस को सूचना दी गई है और थानाधिकारी भगवान लाल जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। जेसीबी चालक जेसीबी मौके पर छोड़ करके फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। जी सुमित। चंचल, ये पहली तस्वीरें नहीं है। इससे पहले भी खनन माफियाओं की ऐसी तस्वीरें आती रही हैं, कभी पुलिस पर, कभी वन कर्मियों पर, और अब एसडीएम पर इन्होंने जानलेवा हमला किया है। किसकी शह पर ये खनन करते हैं और इतना बेरोक टोक होकर? जी सुमित, कहीं न कहीं इन लोगों के पीछे बड़े लोगों का हाथ है। उसी की शह पर ये लोग इस तरह की कार्रवाई को बेखौफ अंजाम देते हैं। तो और इन लोगों के तार कहीं न कहीं आगे जुड़े हुए हैं, जिसके चलते ये बड़े अधिकारी और पुलिस क्या कर रही है अब? इस मामले में पुलिस ने अभी मामला दर्ज कर लिया है और जेसीबी चालक जो है उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। अच्छा चंचल, आखिरी सवाल ये बताइए, यहाँ पर खनन कितने समय से हो रहा था? सुमित, खनन यहाँ पे जो वन क्षेत्र है उस वन क्षेत्र में काफी टाइम से चोरी छिपे खनन की घटनाएं सामने आती रहती है। कई बार वन विभाग की टीम ने भी दबिश देकर के बजरी से भरे ट्रैक्टर और ये पकड़े हैं। तो उस दौरान भी कई बार वन विभाग की टीम पर भी हमला हुआ है, लेकिन इन पर नकेल कसने में नाकाम प्रशासन। शुक्रिया चंचल तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे ये खनन चलता रहता है और अब इन खनन माफियाओं ने एसडीएम पर ही जानलेवा हमला कर दिया जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई उसके बाद। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। खबर टोंक से है। टोंक में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष हुआ है। पीपलू के रामकिशनपुरा की घटना। दोनों पक्षों के 8 लोग इस संघर्ष में घायल हुए हैं। 4 लोगों का पीपलू सीएचसी पर इलाज जारी है। 4 लोग शहादत अस्पताल में भर्ती हैं। पीपलू थाने में दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज। टोंक से बड़ी खबर, खूनी संघर्ष, पुरानी रंजिश को लेकर 4 लोग घायल, शहादत अस्पताल में भर्ती। मनोज तिवारी टोंक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला? घायलों की क्या स्थिति? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला चरागा भूमि पर जो है वो जो अवैध रूप से फसल बोकर कब्जा करने का है। इसी बात को लेकर ये उलाना देने गए ग्रामीण, इसी बात को लेकर वहाँ संघर्ष हुआ है 2 पक्षों के अंदर। और इसमें एक पक्ष के 6 और एक पक्ष के 2 घायल बताए जा रहे हैं। 4 जनों का जो उपचार है घायलों का वो पीपलू सीएचसी पर जारी है। जो हमारी भी सीआई पीपलू थाना से बात हुई, उनका कहना है कि 2 लोग जो है वो सीधे एक पक्ष के जो टोंक पहुंचे हैं और एक पक्ष के 2 जनों को रेफर किया गया है। हालांकि जब अभी हमने थाने हम जब अस्पताल हमने पता करवाया है तो फिलहाल अभी जो 4 घायल हैं उनमें से सिर्फ 2 ही यहाँ पहुंचे हैं। तो एक पक्ष के 2 घायल अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। संघर्ष के पीछे कारण क्या बताया है? चरागा भूमि के ऊपर जो है एक पक्ष ने जो है वहां पर फसल बो रखी थी तिल की, और उसको लेके ही ये पूरा विवाद था, क्योंकि जानवर नहीं कर पा रहे थे। इसी बात को लेके जब ग्रामीण उलाना देने गए तो उसी बात को लेके संघर्ष हुआ है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है, जो कि आरोपी पक्ष बताया जा रहा है हमले का, वो इस पैसे को, उसका ही कहना है कि ये मामला मारपीट और पैसे के छीना झपटी को लेके हुआ है। ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।
खबर सवाई माधोपुर से, जहां गंगापुर सिटी के गढ़ी सुमेल गांव में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों की माने तो उधार पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। धरती के मामले में कोई पैसा पानी के हमारे घर का मैटर भाई बंद ने मारा है हमको। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल फोन मिले हैं। तलाशी के दौरान दोनों फोन मिले। सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल फोन, बड़ी खबर अजमेर से इस वक्त की। तलाशी के दौरान फोन मिले हैं। फोन मिलने का सिलसिला जारी है। कई बार इस तरह की गतिविधियां पहले भी पकड़ी गई हैं। अजमेर सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल फोन फिर से मिले। सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। नागौर से खबर, नागौर में बेखौफ हुए बदमाश। जसवंतगढ़ में घर से युवती का अपहरण। 4 गाड़ियों में ये बदमाश आए थे। बदमाशों ने युवती का अपहरण किया। लाठियों और हथियार के साथ ये बदमाश यहां पहुंचे। जसवंतगढ़ के लेडी गांव का ये मामला। महेंद्र बिश्नोई मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, एक युवती का अपहरण कर लिया है, पुलिस क्या कर रही है? क्या कुछ पता चल पाया अपहरणकर्ताओं का? कौन थी ये युवती? ये सिक्कर जिले के लड़के बताए जा रहे हैं। 4 गाड़ियों में भरकर आए थे और सुबह 6 बजे से पहले ये घटना हुई है। उसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र के लेडी गांव का मामला है, जहां पर पुलिस ने टीमों का भी गठन कर दिया है। जो T1 एडिशनल एसपी है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस नागौर जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी बदमाशों की तलाश कर रही है। फिलहाल परिजनों की तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि लड़की का अपहरण हुआ है, घर से जबरन उसको अपहरणकर्ता उठाकर ले गए, उसके आधार पर पुलिस अभी उन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अभी बदमाशों का पुलिस को सुराग नहीं लगा है। पहचान हो पाई बदमाशों की? जी देखिए, इसमें ये सामने आया है कि कुछ दिन पहले फोन करके लड़की को धमकी भी दी गई थी और इस मामले में पुलिस तक बात पहले भी पहुंची थी। इन सारे पहलुओं को लेकर पुलिस अभी पड़ताल कर रही है। सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है, जिसमें प्रेम प्रसंग सहित जो अन्य पहलू है उसके आधार पर पुलिस अभी पड़ताल में जुटी हुई है। ठीक है, शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। खबर अजमेर से, अजमेर में एक झोपड़ी की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। अंदरकोट के तालाब इलाके का मामला है। बारिश की वजह से दीवार ढहने से यह हादसा हुआ है। दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे से संबंधित जांच की जा रही है। अजमेर से खबर, दीवार गिरने से महिला की हुई मौत। झोपड़ी की दीवार गिरी और यहां मौजूद एक महिला की मौत हो गई। अंदरकोट के तालाब इलाके का ये पूरा मामला। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। बारिश की वजह से दीवार ढहने से ये हादसा हुआ। और अजमेर से बड़ी खबर, रिश्वत कांड मामले में आरोपियों से पूछताछ अब की जा रही है। एसीबी दफ्तर में आरोपी कुलपति से पूछताछ। कुलपति को एसीबी दफ्तर लाया गया। एडीजी दिनेश एमएन कुलपति से पूछताछ कर रहे हैं। बड़ी खबर अजमेर से। इस पूरे मामले पर अजमेर एसीबी के एसपी समीर कुमार सिंह से बात की संवाददाता अभिजीत दवे ने। अजमेर के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह सहित 3 जनों की एसीबी की गिरफ्तारी के बाद से पूरे प्रदेश में एक नया चर्चा का विषय ये बन गया है कि किस तरह से शिक्षा की आड़ में एक कुरीति धंधे को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में संचालित किया जा रहा है। और एसीबी की इस कार्रवाई ने कहीं ना कहीं उस नेक्सस को तोड़ने में बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ बातचीत के लिए अजमेर एसीबी के एसपी समीर कुमार सिंह साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहली बात तो जानना चाहेंगे, बता रहे हैं कि 4 महीने से जो वीसी हैं वो सर्विलांस पे थे और कई उनके मूवमेंट संदिग्ध पाए गए थे। किस तरह से पूरे ट्रैप को अंजाम दिया? ये मैं इस पे तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये कल जब पुष्ट सूचना थी कि अमुक व्यक्ति जो है महिपाल वो पैसे लेके और वीसी के निवास पे जा रहा है, उसकी हमने उस पर जो है जयपुर से जो टीम आई हुई थी वो
और हमारी एसयू और ओपी अजमेर की टीमों ने मिलकर कार्रवाई की है। ये रिमांड में क्या मोटा की नोट रहेगा, क्या हम किस दिशा में जांच को आगे लेके जा रहे हैं? ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो ट्रैप लेइंग ऑफिसर हैं जिन्होंने पकड़ा है, इसका तो वही जवाब दे सकते हैं। बाकी हम, क्योंकि ये स्पष्ट है कि दस्तावेज़ मिले हैं और इनसे काफ़ी लंबी चौड़ी पूछताछ होनी है, तो वो अभी 24 घंटे के समय में संभव नहीं है, तो इसलिए रिमांड तो आवश्यक होगा। तो ये थे अजमेर एसीबी के एसपी समीर कुमार सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले में अंतिम जड़ तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तीनों को एक लंबे अवधि के लिए रिमांड पर लिया जा सके, ताकि इस मामले की और परतें भी हैं वो जल्द से जल्द खुली जा सके। जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। चलिए, अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बात की अभी। अभिजीत, समीर कुमार सिंह से आपने बात की, बातचीत चल रही है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब दिनेश अमन भी पहुंच चुके हैं अजमेर, क्या कुछ आगे? बिल्कुल, दिनेश अमन सुबह 11 बजे पहुंच गए थे। उसके बाद से ही सबसे पहले उन्होंने ब्यूरो के जो आला अधिकारी हैं उनसे इस पूरे केस की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। उसके बाद पूछताछ की दिनेश अमन ने, और इस वक्त जो दिनेश अमन है वो एसपी समीर कुमार सिंह के चैम्बर में मौजूद हैं और वो दलाल रंजीत जो है उससे पूछताछ कर रहे हैं। 1 बजे का समय दिया गया था प्रेस ब्रीफिंग के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है अभिजीत, आवाज आपकी दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। बता दें, बड़ी खबर, रिश्वत कांड मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एडीजी दिनेश अमन सुबह 11 बजे अजमेर पहुंच गए थे और अब कुलपति से पूछताछ कर रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालक लूट और हत्याकांड में अपडेट। हत्याकांड का 5वां आरोपी भी गिरफ्त में, पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। शाम 4 बजे अब डीसीपी प्रदीप मोहन पीसी करेंगे। वारदात में इस्तेमाल ली गई इनोवा गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट पेट्रोल पंप संचालक लूट और हत्याकांड में। 4 आरोपी सुबह तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। एक आरोपी फरार था, लेकिन अब बड़ा अपडेट यह मिल रहा है कि उस 5वें आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागौर से 5 आरोपियों को जयपुर लाया गया है। 5 से अब पूछताछ की जाएगी। वारदात में इस्तेमाल ली गई इनोवा गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। शाम 4 बजे डीसीपी प्रदीप मोहन इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों से रूबरू होंगे। सभी आरोपी गिरफ्त में, हत्याकांड का 5 आरोपी भी गिरफ्तार। जयपुर में बदमाशों का आतंक। जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की गई। बदमाशों ने एक युवक पर हमला किया। सीतापुरा जीआईटी चौराहे के पास की घटना है। फायरिंग से इलाके में सनसनी। एक और घटना जयपुर में, अपराधियों के हौसले बुलंद। सीतापुरा जीआईटी चौराहे पर फायरिंग। बड़ी खबर जयपुर से, दिन दहाड़े फायरिंग। बदमाशों ने एक युवक पर किया हमला। सीतापुरा जीआईटी चौराहे के पास की यह घटना है। फायरिंग के बाद इलाके में सनसनी। खबर अलवर से है। अलवर में सीएचसी में डॉक्टर को जान से मारने की धमकी मिली है। 3 युवकों ने डॉक्टर को धमकी दी है। पीड़ित डॉक्टर ने अब इसके बाद पुलिस को सूचना दे दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। डॉक्टर को धमकी, अलवर में सीएचसी में डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी। कुछ लोग यहां हॉस्पिटल में पहुंचे, सीएचसी में पहुंचे और डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टर ने अब पुलिस को सूचित कर दिया है, सूचना दे दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जांच की जा रही है। 10-11 बजे 2 लोग आए। एक का नाम महराम मास्टर जी था, दूसरे का जय सिंह और धर्मपाल नाम बताया, और वो गाली गलौज करने लगे। और डॉक्टर बोरा सिंह जो हैं उनके प्रभारी हैं, उनके यहाँ से आए थे और फिर उन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौज की। मैं परिवार के साथ यहाँ बैठा हुआ था क्वार्टर पर, और फिर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, है ना। बीच बचाव भी किया, काफ़ी झगड़ा की, और सीसीटीवी में फुटेज भी आया है उनका, तो वो निकलवाएंगे प्रभारी जी से। और ये फिर पुलिस को बुलाया। काफ़ी देर बाद पुलिस आई और फिर वो लोग, प्रभारी जी ने उनको उनकी गाड़ी में एल्टो लेकर आए थे, उसमें बैठ।
पाली में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। चारों तरफ पानी भर गया है। वहीं इस दौरान कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। ताजा तस्वीर बाली उपखंड के सेना गांव की नदी का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक आदमी पानी के बहाव से बचते बचते पानी में बह गया। रास्ता पार करने के दौरान एक व्यक्ति बाइक सहित पानी में बह गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने बाद में उसे बचा लिया, लेकिन बारिश की वजह से इलाके में स्थिति काफी खराब है। साइकिल छोड़ भी रहे, साइकिल साइकिल छोड़ भी रहे, साइकिल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जा रही है। बैठक में संसद सत्र को लेकर चर्चा हो रही है। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन। दिल्ली से सहयोगी रंजिता हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। रंजिता, कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक, इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें एक चिट्ठी ने हंगामा मचा दिया था। क्या उस हंगामे का असर आज की इस बैठक में दिखेगा? क्या पिछली बार जो घटना दिखी थी उसका असर आज की बैठक में दिखेगा? और क्या कुछ आज रहने वाला है रंजिता? सुमित, देखिए, ये पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक है और जिस बैठक का जिक्र आप कर रहे हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें 23 नेताओं ने पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, जिस पर बवाल मचा था और जिसके बाद फिर एक निर्णय लिया गया कि जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, तब तक कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी बनी रहेंगी। वो एक अलग खबर थी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है सुमित कि जो 23 नेताओं ने वर्किंग कमेटी की बैठक में पत्र लिखा था, उन 23 नेताओं में से कई नेता आज की इस स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में भी शामिल है। गुलाम नबी आजाद, जिनको अगुआ कहा जा रहा था उन 23 नेताओं का, क्योंकि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो भी इस बैठक में है। आनंद शर्मा उप नेता है राज्यसभा के, वो भी इस बैठक में शामिल है और इसको चेयर कर रही है सोनिया गांधी। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है सुमित, बैठक खत्म हो गई है। 11 बजे से ये बैठक चल रही थी। संसद सत्र को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उस सरकार को संसद में घेरा जा सकता है। कोरोना काल है, इसलिए कई जो बंदिशें हैं वो लगाई गई है। प्रश्नकाल को लेकर, शून्यकाल को लेकर विपक्षी पार्टियां हैं वो पहले ही सरकार पर आक्रामक रही है। उनका ये कहना है कि संसद सत्र है और ऐसे में आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल करना सांसद का अधिकार है, जिसे संसद सत्र के दौरान सरकार न छीने। तो ये एक अलग मुद्दा। लेकिन आज की बैठक में कोरोना के साथ साथ जो कोरोना में लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था की जो हालत है, जीडीपी लगातार गिरता जा रहा है, भारत चीन मुद्दे को लेकर जो सीमा विवाद चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस एक स्ट्रैटेजी ये बना रही है कि इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी सदन में प्रधानमंत्री से जवाब पूछेगी। ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस बैठक में, जो इस स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक में तय किया गया है। सुमित, बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि ये वो मुद्दे हैं जिस पर सरकार क्या कर रही है ये आम जनता को नहीं पता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि भारत चीन विवाद को लेकर जिस तरह से विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आता है, विदेश सचिव का स्टेटमेंट आता है, वहीं उसके उलट प्रधानमंत्री का एक अलग स्टेटमेंट रहता है। तो इन तमाम चीजों पर क्या जो पशुपेश की स्थिति है उसको साफ करे सरकार, और अब तक क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है सरकार ने विदेश नीति को लेकर, वो स्पष्ट करे। तो इन तमाम मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा हुई है और ये माना जाए सुमित कि ये जो संसद सत्र शुरू होने वाला है, ये भले ही हम कह सकते हैं कि कोरोना के लिए थोड़ी बंदिशें जरूर है, लेकिन आक्रामक उसी तरह से होगा, विपक्षी पार्टियां उसी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इन सभी मुद्दों में क्या पीएम केयर फंड भी शामिल होगा रंजीता? उसको लेकर भी सवाल उठाए थे। सुमित,
कई मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना एक बड़ा मुद्दा जिस पर कांग्रेस लगातार सरकार पर आक्रामक है। जिस तरह से आप भी देख रहे होंगे कि राज्यों में भी लगातार जो केसेस हैं कोरोना मरीजों की वो बढ़ती जा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा सदन में। इसके अलावा जो भारत चाइना का मुद्दा जो है, जो सीमा विवाद है, अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रही है लगातार कांग्रेस पार्टी। कल भी जो कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से जीडीपी गिरा है और लगातार जो लोग हैं उनकी जो जिनकी नौकरियां थी उनकी नौकरियां भी जा रही है, नए रोजगार नहीं बन रहे हैं। ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन अब जो स्थिति देश में बनी है उस पर सरकार को कहीं ना कहीं अपनी बात रखनी पड़ेगी। ये तय करना पड़ेगा कि आखिर जी सुमित, देखिए तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी पूछा गया था कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो राज्यसभा में, क्योंकि इस बार जो कोरोना है उसमें एक दिन राज्यसभा और दूसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई होगी, दोनों सदनों की कार्रवाई एक साथ नहीं चलेगी। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, तो ऐसे में दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको लेकर क्या साथ लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएगी, इस पर भी गुलाम नबी आजाद ने इस बैठक में चर्चा की है। ठीक है, शुक्रिया रंजीता तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइनल ईयर एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर बड़ी खबर। फाइनल ईयर एग्जाम का टाइम टेबल तैयार, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने टाइम टेबल तैयार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। फाइनल ईयर स्टूडेंट और इसके एग्जाम को लेकर स्टूडेंट इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस एग्जाम को लेकर लगातार स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऑनलाइन ये एग्जाम हो, ऑफलाइन ना हो, लेकिन अब इसको लेकर टाइम टेबल तैयार कर दिया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर टाइम टेबल तैयार। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बैठक ले रहे हैं। शिक्षा संकुल में शिक्षा अधिकारियों की ये बैठक चल रही है। रीट शिक्षक भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। तबादला नीति को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। रीट शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति और पैटर्न को लेकर बड़ा फैसला बैठक में हो सकता है। बैठक में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, दोनों खबरों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा एक एक करके। पहले फाइनल ईयर एग्जाम से जुड़ी हुई जो खबर आई है, टाइम टेबल तैयार हो गया है। कई स्टूडेंट, कई छात्र विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम का। उनकी मांग है कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, लेकिन अब टाइम टेबल तैयार हो गया है, यानी स्टूडेंट को भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल स्टूडेंट्स ने तैयारी पहले से कर ली है, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थियों को ये आकलन था कि उनकी परीक्षाएं जो है वो फाइनल ईयर की होगी जरूर। अब लेकिन एग्जाम को लेकर के एक मांग उठ रही है, वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन एग्जाम विद्यार्थी चाहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के पास संसाधनों की कमी है, और यही कारण है कि उच्च शिक्षा विभाग ने भी पहले ये अपना कारणों का हवाला दिया था कि ऑनलाइन एग्जाम कराना संभव नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट जो ओपन बुक एग्जाम का है वो भी यहाँ पर जो है विद्यार्थी वो भी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम मांगों के बीच में आज विश्वविद्यालय अपना टाइम टेबल फाइनल कर रहा है, और कुलपति देर शाम तक आज इसको जारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपने जो शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक की बात की है, तो उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस समय बैठक ले रहे हैं। यह बैठक कल प्रस्तावित थी, और महत्वपूर्ण भर्ती रीट शिक्षक भर्ती जो 3rd ग्रेड शिक्षकों के भर्ती होने वाली है, और 11 लाख अभ्यर्थी जिस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, आज उसके पैटर्न को लेकर के, उसकी परीक्षा की विज्ञप्ति तिथि को लेकर के चर्चा हो सकती है, कब जारी किया जा सकता है। आज महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक में इस पर आ सकता है। इसी के साथ जो तबादलों का इंतजार रहता है और एक तबादला नीति का इंतजार रहता है, उस पर भी आज जो है कोई न कोई निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। तमाम अधिकारी जो है शिक्षा विभाग के, वो अपने सुझाव यहाँ पर मंत्री को दे रहे हैं, और क्या कुछ हो सकता है, संभावनाएं किस तरह की हो सकती है, वो सभी जो है अभी बीते दिनों जिस तरह से बेरोजगारों से भी बातचीत करके और उनके सुझाव लिए गए थे, तो परीक्षाओं को लेकर के भी इन तमाम सुझावों के बाद में आज जो निर्णय है वो इस बैठक के बाद में सामने आ सकता है। एक सवाल और महेश, एक तो पहला ये कि अब शिक्षक भर्ती जो बेरोजगार इंतजार में बैठे थे, क्या आज उनका इंतजार खत्म हो जाएगा, कुछ निर्णय इस बैठक के बाद निकल कर आएगा? दूसरा ये जो टाइम टेबल तैयार हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, क्या जो स्टूडेंट्स मांग उठा रहे थे
अब उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, अब टाइम टेबल तैयार तो परीक्षा देनी ही होगी। जी बिल्कुल, देखिए पहली तो बेरोजगारों की आपने बात की है, भर्ती परीक्षाओं की बात की है, तो रीट शिक्षक भर्ती है उसका लंबे समय से इंतजार भी चल रहा था और काफी समय पहले ये घोषणा हो चुकी थी, लेकिन इसकी विज्ञप्ति का जो इंतजार है वो अभी तक अभ्यर्थियों को बना हुआ है। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है ये रीट शिक्षक भर्ती के संबंध में रखी गई है। तो उम्मीद की जा रही कि इस भर्ती को लेकर के आज कोई महत्वपूर्ण घोषणा भले ही तिथि की या फिर पैटर्न को लेकर के हो जाए। तो ये सबसे बड़ी उम्मीदें जो है शिक्षा विभाग से तमाम बेरोजगार अभ्यर्थियों ने लगा रखी है। दूसरी तरफ उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाओं को लेकर के आपने सवाल किया, तो मैं उससे लेकर के बता दूं कि जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो तमाम विद्यार्थी यही चाहते हैं कि परीक्षाओं का जिस तरह से कोरोना और कोविड-19 की जो महामारी है वो लगातार फैल रही है और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो ऑनलाइन का विकल्प है क्यों जहां तक संभव हो सके उसको क्यों ना अपना लिया जाए। और साथ ही में ये मांग लगातार जो है अब वो रफ्तार पकड़ने लगी है, मांगे तेज होने लगी है। लेकिन इन सब के बीच में जो प्रशासन है, जो शिक्षा विभाग है, यूनिवर्सिटीज हैं, वो तमाम इसके पीछे ही हवाला दे रहे हैं कि उनके पास में संसाधनों की कमी है और ऑनलाइन हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है जो कि इंटीरियर में है, ग्रामीण इलाके में है। तो ऐसे में वो ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से दे पाएगा। ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे ठग्स ऑफ दिल्ली।